ठीक है, तो हम डार्विन्स और लेमार्क थ्योरी को पढ़ेंगे। पहले लेमार्क थ्योरी को हम पढ़ते हैं और हम शेयर कर लेते हैं फिर से अपनी स्क्रीन को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेमार्क थ्योरी। लेमार्क जी वो पहले आदमी थे जिन्होंने ये बताया कि एवोल्यूशन होता है एनिमल्स में। उसके पहले कई लोगों का ये मानना था कि जैसे एनिमल्स आज जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में गॉड ने उनको बनाया है, उसी फॉर्म में वो बने। मगर लेमार्क पहले थे जो एवोल्यूशन की बात करते थे कि इवॉल्व हुए एनिमल्स। और लेमार्क जी ने जो थ्योरी दी वो थ्योरी उनकी थी यूज एंड डिसयूज ऑर्गन थ्योरी। यूज एंड डिसयूज ऑर्गन थ्योरी। ये इस थ्योरी में इन्होंने कहा कि अगर कोई अपने ऑर्गन का यूज करता है तो वो ऑर्गन ज्यादा विकसित हो जाता है, ज्यादा डेवलप्ड हो जाता है। और अगर किसी ऑर्गन का यूज ना किया जाए तो वो ऑर्गन धीरे धीरे अंडर डेवलप्ड हो जाता है और फाइनली वेस्टिजियल हो जाता है और बाद में गायब भी हो सकता है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जाम्पल भी उन्होंने इसमें लिया कि क्या ऑर्गन अगर यूज नहीं हो रहा तो वो वेस्टिजियल हो जाएगा। या उन्होंने इस थ्योरी को एक और नाम दिया थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एंड दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ लेमार्क थ्योरी। ये जो इन्होंने दिया थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यही इनका मेन ड्रॉबैक हो गया इनकी थ्योरी का। क्यों ड्रॉबैक हो गया? क्योंकि ये कहते हैं कि जो कैरेक्टर एक्वायर करेगा ऑर्गेनिज्म लाइफ टाइम में वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाएगा। मगर इसमें ड्रॉबैक्स हैं जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। उससे पहले हम जरा देखते हैं लेमार्केज के बारे में। यहाँ पर है कि बिफोर डार्विन published this theory of evolution, Jean-Baptiste Lamarck's idea of evolution was widely accepted. देखो डार्विन जो अपनी थ्योरी दी उन्होंने बाद में दी, परंतु उनके थ्योरी देने के पहले जो लेमार्क का आइडिया था वो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता था, उसी को लोग मानते थे। लेमार्क proposed acquired traits could be passed on to offsprings. लेमार्क ने कहा कि अगर अपनी लाइफ में कोई ऑर्गेनिज्म कोई भी कैरेक्टर को एक्वायर करता है तो वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में पास कर देता है। और उन्होंने एग्जांपल लिया उसमें लॉन्ग नेक जिराफ का। उन्होंने क्या बताया, यहाँ लिखा हुआ है जिराफ गॉट देयर लॉन्ग नेक बाय स्ट्राइविंग टू रीच द लीव्स ऑन द टॉप ऑफ ट्रीज, सो देयर बेबीज वेर बोर्न विद लॉन्ग नेक। क्या हुआ कि पहले जिराफ्स की हाइट छोटी हुआ करती थी, धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ा, वेजिटेशन नीचे खत्म होने लगा, तो उन्होंने अपनी गर्दन को ऊपर किया और ऊपर की पत्तियों को खाने के लिए वो अपनी गर्दनों को स्ट्रेच करते रहे, स्ट्रेच करते गए। और स्ट्रेच करने की वजह से क्योंकि दे वर यूजिंग देयर नेक्स, तो नेक, तो यूज एंड डिसयूज ऑर्गन थ्योरी जो नाम दिया उसके हिसाब से देखें, क्योंकि वो नेक का बहुत यूज कर रहे थे, स्ट्रेच कर रहे थे, धीरे धीरे उनकी नेक क्या हुई, वो लंबी हो गई। और जब नेक लंबी हो गई तो वो कैरेक्टर उन्होंने अपने बच्चों में पास कर दिया क्योंकि उनके अंदर वो कैरेक्टर आ गया। ठीक है, मगर देखिए आफ्टर डार्विन पब्लिश हिज थ्योरी एंड आफ्टर इनहेरिटेंस वाज एक्सप्लेन्ड थ्रू जेनेटिक्स, लेमार्किस वाज अबैंडन्ड। जब डार्विन ने अपना थ्योरी दिया और इनहेरिटेंस एस्टेब्लिश हुआ, आप जानते हो कि जब जेनेटिक्स की बात आई, ठीक है, मेंडल की रिडिस्कवरी हुई, तब लेमार्क के ये कंसेप्ट को जो है डिस्कार्ड कर दिया गया। कौन सा? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो नाम दिया है इस कैरेक्टर को। हाँ, सारे पॉइंट तो उनके डिस्कार्ड नहीं हुए, मगर ये पॉइंट स्ट्रांगली डिस्कार्ड हो गया कि जो पेरेंट अपने लाइफ टाइम में कैरेक्टर एक्वायर करते हैं वो बच्चों में पास हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल भी नीचे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इफ यू ग्रो बिग मसल्स बाय लिफ्टिंग वेट्स विल यू पास द एक्वायर्ड ट्रेट ऑन टू योर ऑफस्प्रिंग? ये क्वेश्चन है, आप बताइए। नो सर। अगर मैंने जिम जाके अपनी बॉडी बनाई तो मेरा बच्चा जब पैदा होगा तो वो बॉडी लेकर पैदा होगा कि डैड देखो मेरे बाइसेप्स ट्राइसेप्स, या आगे चल के बिना मेहनत की उसकी मसल्स डेवलप हो जाएंगी कि नहीं होगी? नो नो सर, नहीं होगा। नहीं होगी ना। अगर मैंने पूरी लाइफ में कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की तो वो मैं बच्चे को जरूर पास ऑन कर सकता हूँ, मगर
अगर मैंने बॉडी बनाई जाके, मैंने पढ़ के अपना दिमाग तेज किया, तो ऐसा नहीं है कि मैंने लाइफ लॉन्ग पढ़ाई करके जो ज्ञान जूलॉजी का लिया, अगर मेरा बालक पैदा हुआ तो पैदा होते हुए ये नहीं बोलेगा कि डैड अब आप बैठो, मैं जाके जूलॉजी पढ़ा के आता हूँ, बहुत ज्ञान है मेरे पास, जो आपने पढ़ा था लाइफ लॉन्ग सब मुझ में ट्रांसफर हो गया। इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल। ठीक है। नो सर। तो लेमार्क्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, अगर आप इधर देखिए, लेमार्क्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में ये पॉइंट्स यहाँ भी गिवन है। ठीक है, कि थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर में स्पीशीज चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज एनवायरमेंट। लेमार्क ने क्या कहा कि एनवायरमेंट चेंज होता है तो उस हिसाब से स्पीशीज चेंज होती है। ठीक है, मतलब एडाप्टेशन की बात कर रहे हैं, एक तरह से एडाप्ट करा। स्पीशीज कैन चेंज बाय यूज, ये बात तो एक हद तक सही है कि स्पीशी जब यूज करती है चीजों को तो थोड़ा चेंज करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम जाएं और अपनी मसल्स को डेवलप कराना चाहें, हम पढ़ाई करके अपने ब्रेन को शार्प करना चाहें, तो वो चीज होती है, बस वो पास नहीं होती। ये जो तीसरा पॉइंट है कि चेंजेस आर पास्ट, बस यही चीज नहीं होती कि चेंजेस पास्ट होते हैं, यही गड़बड़ है। ये इन्होंने जो किताब लिखी जिसमें अपने आइडिया को पब्लिश किया, वो बात है 1809 की, 1809। ये वही सन है जब डार्विन का बर्थ हुआ। मतलब इन्होंने अपनी थ्योरी ली, वाइडली एक्सेप्ट हुआ, खूब घमंड में आ गए कि गजब की थ्योरी मैंने दे डाली। और आप जानते हो कि जब कोई घमंड में आता है, घमंड तो सभी का टूटता है, रावण का भी टूटा था। तो जिस साल ये घमंड में आए किताब लिख के, उसी साल ऊपर वाले ने डार्विन को पैदा कर दिया। आने वाले समय में डार्विन की थ्योरी सब एक्सेप्ट करने वाले थे और इनकी थ्योरी क्या होने वाली थी? डिस्कार्ड। ठीक है, आगे जरा देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, यहां देखते हैं। दिस इज आवर सेकेंड स्लाइड। तो इसमें मेन पॉइंट्स ऑफ लेमार्क वो यहाँ पे दिए हैं। मेन पॉइंट्स जो लेमार्क थ्योरी के हैं उनके बारे में बात की गई है कि क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे हैं। हम जरा इसको क्लियर कर देते हैं, सारी ड्राइंग को। अब आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। 4 मेन पॉइंट्स में इनकी थ्योरी को हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले वो जान लेते हैं, फिर और कुछ बातों को जान लेंगे। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने दिया कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैज इंटरनल टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज। इनका कहना था हर ऑर्गेनिज्म में एक इनबिल्ट टेंडेंसी होती है कि वो साइज में इंक्रीज करता है, उसका साइज बढ़ता जाता है। देखिए, अब ये हर ऑर्गेनिज्म के लिए सही नहीं है। माना कि जब एवोल्यूशन हुआ तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आए वो बहुत छोटे थे। पहले तो नॉन सेलुलर फॉर्म आए, फिर सेलुलर फॉर्म आए, फिर वो जुड़े तो मल्टी सेलुलर फॉर्म आया। धीरे धीरे वो बढ़ते ही गए साइज में, और एज के साथ ऑर्गेनिज्म की साइज बढ़ती है। मगर आप जानते हो एक एज के, सर्टेन एज के बाद साइज बढ़ती नहीं है। तो इनकी बातें कुछ जगह पे तो सही है कि ऑर्गेनिज्म साइज में इंक्रीज करता है जब वो फूड गेन करता है, पर हर जगह ये पॉइंट सही नहीं है, हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा पॉइंट, न्यू ऑर्गन्स अपीयर एज अ रिजल्ट ऑफ नीड और वांट कंटिन्यूअसली फेल्ट बाय द ऑर्गेनिज्म। नए ऑर्गन एवोल्यूशन के दौरान किसी ऑर्गेनिज्म में तब आते हैं जब वो उसकी वांट को लगातार फील करता है कि काश ये स्ट्रक्चर मेरे पास होता, जिसे कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ एपिटेंसी या डॉक्ट्राइन ऑफ डिजायर। डॉक्ट्राइन ऑफ एपिटेंसी या डॉक्ट्राइन ऑफ डिजायर, कि नए ऑर्गन तब आते हैं जब ऑर्गेनिज्म उसकी वांट को फील करता है सालों साल, कई हजार साल तक। अब ये पॉइंट इनका जो है डिस्कार्ड तो था, पर अब साइंटिस्ट को वापस से इनके कुछ पॉइंट सही लगने लगे, जिसमें से ये एक पॉइंट भी है कि एवोल्यूशन में नए ऑर्गन बनते हैं जब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक कोई ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गन को सोचता है, चाहता है कि वो ऑर्गन उसके पास हो। जैसे कि रेप्टाइल से बर्ड्स बने, और उसके लिए भी थ्योरी दी गई है, तो हक्सले ने दिए। तो उन्होंने बताया कि रेप्टाइल्स जो है, जो उड़ने वाले कुछ छोटे एनिमल्स थे, उनको कुछ रेप्टाइल्स खाते थे। वो पेड़ के ऊपर चले जाते थे, वहां से नीचे जंप करते थे और पूरे हाथों को खोल लेते थे, और हाथों को खोलकर वो ये प्रयास करते थे कि वो मैक्सिमम देर तक हवा में रह पाए।
परंतु हाथी तो थे, ज्यादा देर तक हवा में नहीं रह पाएंगे। धीरे धीरे जब वो हाथ खोलते गए तो उनके हाथों के बीच में विंग लाइक स्ट्रक्चर बनने लगे, क्योंकि एक तरह से वो हर बार उसी का प्रयास कर रहे थे कि कुछ ऐसा होता थोड़ा और ये एक्सपेंड हो जाता तो ज्यादा देर तक एयर में रहते। और फाइनली रेप्टाइल से बर्ड्स का ओरिजिन हुआ। तो कुछ ना कुछ इनकी बात यहाँ पर कि वो हाथ का यूज भी कर रहे थे और फील कर रहे थे कि विंग लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास भी होता है जैसे फ्लाइज के पास है। तो कहीं कुछ हद तक ये वाला पॉइंट उनका सही है, आज कुछ साइंटिस्ट इस पॉइंट को मानते हैं। तो ये क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ एपेटेंसी और डॉक्ट्राइन ऑफ डिजायर, जिसमें वो कहते हैं कि अगर ऑर्गेनिज्म लगातार कई सालों तक किसी ऑर्गन की वांट फील करता है तो वो ऑर्गन उसमें डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पावर ऑफ ऑर्गन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूज। अब इसमें तो कोई गलत है नहीं कि आप किसी ऑर्गन का जितना इस्तेमाल करेंगे वो उतना ज्यादा डेवलप होगा, और ऐसा एवोल्यूशन में भी देखा गया है। जिस चीज का यूज करते हैं वो डेवलप होती चली जाती है, और जिस चीज का यूज नहीं होता वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, वेस्टिजियल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में सेलुलोज का डाइजेशन होता था, अगर हम ह्यूमन की बात करें, हमारे पूर्वजों की बात करें तो। मगर जब उन्होंने सेलुलोज डाइट खाना छोड़ दिया तो धीरे धीरे जो बैक्टीरिया थे वहां पर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में वो भी कम हो गए, गायब हो गए। और आज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हम लोगों में वेस्टिजियल है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने धीरे धीरे इसे इस्तेमाल करना छोड़ दिया, तो ऑर्गन क्या हो गया, वेस्टिजियल। ऐसे बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन के एग्जाम्पल ह्यूमंस में है, आप जानते हैं, हमने उसकी बात की थी पिछले लेक्चर में। तो इसका मतलब उस ऑर्गन का यूज नहीं हुआ तो वो क्या हो गए, वेस्टिजियल। और जिस ऑर्गन का यूज करते हैं वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूँ कि भैया अपने दिमाग का यूज करते रहिए, क्योंकि यूज नहीं किया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, वेस्टिजियल हो जाएगा। ठीक है, खुल के बोलिए, आप लोग नींद में हैं क्या? अगर नो यूज नहीं सर। करेंगे तो वेस्टिजियल हो जाएगा, इसीलिए यूज करना जरूरी है। अब ये चार जो पॉइंट्स हैं मेन है, और इसमें सबसे मेन पॉइंट यही है, फोर्थ वाला फिर से आया जो मैं बार बार कह चुका हूँ कि कैरेक्टर्स एक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इन लाइफ टाइम आर पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये बात थोड़ी सी सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर एक्वायर जो करता है आदमी वो उसके सोमेटिक कैरेक्टर होते हैं, जो सोमेटिक कैरेक्टर होते हैं वो आगे नहीं जाते। अगर जीन में कोई चेंज हो जाए तो वही आगे जाता है, परंतु बाहरी रूप से जो चेंज होते हैं वो आगे की जनरेशन में नहीं जाते, क्योंकि आपने जेनेटिक्स पढ़ा हुआ है, आप जानते हो कि जीन में जो चेंज होगा वही आगे जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप देखें यहाँ पर बेसिक आइडिया ऑफ लेमार्किस, यहाँ पर अगर आप देखें बेसिक आइडिया लेमार्किस का क्या हो गया कि इंटरनल अर्ज होती है, अंदर से चाहत आती है, एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, वो एडाप्टेशन के लिए जो है प्रेरित करते हैं, तो न्यू नीड्स डेवलप होती हैं, अंदर से अर्ज आती है, एनवायरमेंट में चेंज होते हैं, नई नीड्स जनरेट होती है, जिससे ऑर्गन का यूज नहीं होता जब, तो वो स्ट्रक्चर डिसअपियर कर जाता है। और अगर ऑर्गन का यूज होता है तो वो स्ट्रक्चर ज्यादा बेटर डेवलप्ड हो जाता है। और फिर इन्होंने कहा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, वो कैरेक्टर नई जनरेशन में पास हो जाता है और नई स्पीशी बनती है। ये इनकी पूरी थ्योरी है, जिसको शॉर्ट में इसमें सम अप कर दिया है। ठीक है, मगर आप जानते हो कि चौथा पॉइंट इसमें एकदम गलत है, और यही पॉइंट पर क्वेश्चन आते हैं कि अकॉर्डिंग टू लेमार्किस, कोई भी एग्जाम्पल दे देगा, एग्जाम्पल कुछ भी बना सकता है, कौन सी बात सही नहीं मानी जा सकती, तो वो आप उसको समझ सकते हैं, फोर्थ पॉइंट को ही लेना है। किसी ने लाइफ लॉन्ग कोई भी ऑर्गन डेवलप कर लिया, अपना बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो वो चीज पास नहीं होगी आगे। जैसे कि जिराफ के केस में लमार्क ने बताया था, उनके केस में कैसे लंबी गर्दन वाले जिराफ आए, वो बात डार्विन सही से बताएंगे, हम डार्विन थ्योरी में देखेंगे। अभी आगे कुछ और पॉइंट्स हम उसको देख लेते हैं। जीन बैप्टिस्ट लेमार्क वाज वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट टू सी दैट एवोल्यूशन अकर्ड। जो मैंने आपको शुरू में बताया, ये पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये देखा कि एवोल्यूशन होता है। जो एनिमल आए हैं वो इवॉल्व होके नई नई स्पीशीज बनी है, ऐसा नहीं कि वो जैसी है वैसी ही बनी थी, बल्कि वो दूसरी स्पीशीज से, एंसेस्टर स्पीशीज से इवॉल्व होके बनी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पहले साइंटिस्ट जिन्होंने देखा कि नेचर में एवोल्यूशन हो रहा है वो कौन थे, दैट वाज लेमार्क। वो लेमार्क थे, ये खासियत थी उनकी। He also recognized that organisms adopt
to their environment। अब इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है, इसको साइंटिस्ट, आज के साइंटिस्ट भी मानते हैं कि ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं। अगर थोड़ा सा चेंज होता है तो उसी हिसाब से अडाप्ट करना पड़ता है अपने आप को, और जो अडाप्ट करते हैं वही जिंदा रहते हैं। आप जानते हैं इस बात को, ठीक है। He proposed that the selective use of or disuse of organism acquire or lost certain traits during their lifetime। ये बात आप समझ चुके हैं, जो मैं बता चुका हूँ। These traits could be passed on to their offspring, which over the time lead to a change in species। जो कि आप जानते हो कि ये बात थोड़ी इनकी सही नहीं है। ये 4th पॉइंट को ही एक्सप्लेन कर रहा है। Scientists now know that he was incorrect, ठीक है, कि ये गलत थे, क्योंकि इनका ये पॉइंट तो बहुत ही गलत था कि ट्रेड पास होते हैं। बट हिज जनरल आइडिया अबाउट एडाप्टेशन वाज करेक्ट एंड इन्फ्लुएंस डार्विन। देखिए, इनकी थ्योरी में कमियां थी, मगर इनका जो जनरल आइडिया था एडाप्टेशन का, वो बिल्कुल करेक्ट था, वो बिल्कुल करेक्ट था। और इस बात से डार्विन भी प्रभावित थे, और डार्विन ने भी इस बात का यूज किया अपनी रिसर्च में, अपनी थ्योरी में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लेमार्क थ्योरी के पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। कोई डाउट है इसमें? नो सर। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ठीक है। तो डार्विन, लेमार्क थ्योरी छोटी होती है, मेन होता है डार्विन थ्योरी, और उससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम डार्विन थ्योरी पे आ जाते हैं सीधे, ठीक है। डार्विन थ्योरी, तो डार्विन थ्योरी, देखिए डार्विन की कहानी आपको मैं बताऊं तो डार्विन, जैसे कहावत होती है कि पूत के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं, वैसे डार्विन के भी दिखने लगे थे। क्या हुआ था, डार्विन बचपन से ही ऐसे थे कि पढ़ाई लिखाई में उनका कोई मन नहीं लगता था। स्कूल की जगह वो बाग बगीचे में चले जाते थे, जंगलों में चले जाते थे, बर्ड्स देखते थे, जानवरों को देखते थे, और स्कूल जाना उन्हें पसंद नहीं था। उनके पिताजी बहुत परेशान होते थे कि यार ये आदमी तो एकदम ही बेकार निकल गया, पूत के पांव पालने में दिखने लगते हैं, लगता है लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा उन्हें लगा। इतना ही नहीं, छोटी सी उम्र में ही वो जो है अल्कोहल एडिक्ट हो गए। वो अल्कोहल पीने लगे, वाइन विस्की ये सब पीने लगे, और अपने ऊट पटांग आइडिया लोगों को बताते थे कि देखो ऐसे जानवर विकसित होता है, वैसे होता है, और लोग जो है उनसे इधर उधर भागते थे जैसे कवियों से भागते हैं। पिता को लगा कि दुनिया में कोई कुछ भी कर सकता है, पर ये आदमी कुछ नहीं कर सकता, एकदम ही बेकार निकल गया, अपने दादा पे पड़ गया लगता है। असल में था क्या, असल में डार्विन के जो दादाजी थे एरास्मस डार्विन, ये एरास्मस आपसे पूछेगा तो नहीं, पर आपको पता होना चाहिए, एरास्मस डार्विन ये डार्विन के दादाजी थे। इन्होंने डार्विन की थ्योरी से 60 साल पहले ही एवोल्यूशन पे काम किया था। जैसे मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट को उन्होंने देखा, इस चीज को उन्होंने स्टडी किया, इसको समझा कि कैसे मेटामॉर्फोसिस होता है, और कई सारे और फिनोमिनन को इन्होंने स्टडी किया। पर इनके बेटे, मतलब डार्विन के पिताजी, वो अपना काम धंधे में लग गए, और उन्होंने एवोल्यूशन पे कोई ध्यान नहीं दिया। मगर ये जो जीन था, ये जो कीड़ा था एवोल्यूशन वाला, और डार्विन में आखिरकार आके प्रकट हो गया, और डार्विन जो है वो इस पे काम करने लगे, ठीक है। माना कि माता पिता को बहुत भरोसा नहीं था, क्योंकि स्कूल से भागते थे, ड्रंकर हो गए थे, बहुत सारी और कमियां लोगों को दिखती थी। मगर उनके डार्विन के जो प्रोफेसर थे, उनको डार्विन में गुण दिखाई दिए। वो जानते थे कि इस पर्सन को एवोल्यूशन की बहुत नॉलेज है, इसीलिए देखिए एट द एज ऑफ 22 ईयर्स, केवल 22 साल की छोटी सी उम्र में, डार्विन was appointed as a naturalist on ब्रिटिश शिप HMS बीगल। केवल 22 साल की उम्र में ये ब्रिटिश नेचुरलिस्ट शिप पे अपॉइंट हो गए, HMS बीगल पर, जो 5 साल की यात्रा पे जा रहा था, वो इस पे जा रहा था। देखिए, यहाँ जगह जगह जाके जो फ्लोरा एंड फना है उसकी रिसर्च करनी थी, उसके बारे में जानना था। तो कोई भी आदमी जो है ना, किसी मिडिल एज या बूढ़े को चुनता, जो हाईली एक्सपीरियंस्ड है उसको चुनता इस काम के लिए। मगर डार्विन के जो प्रोफेसर थे, उनको डार्विन पे बहुत ज्यादा विश्वास था, क्योंकि वो उनकी थ्योरी को समझते थे, उनको बकवास नहीं लगती थी और लोगों की तरह। और महज 22 साल की उम्र में उन्होंने इंसिस्ट किया और डार्विन को अपॉइंट कराया HMS बीगल पे, जो बहुत बड़ी बात थी।
एक 22 साल का बच्चा अब रिसर्च करने जा रहा था और उस पोस्ट के लिए बहुत सारे लोग थे 50 साल के, 40 साल के, जो सेलेक्ट नहीं हुए। तो डार्विन ने इसका पूरा फायदा भी उठाया और अपनी 5 साल की वोयेज में उन्होंने बहुत सारे फ्लोरा और फना की स्टडी की और बाद में आप जानते हो उन्होंने जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी वो आज तक की सबसे सफल थ्योरी है। माना कि अब उसमें कुछ चेंजेस हमने थोड़े बहुत किए हैं और उसे नियो डार्विनिज्म हमने कहा, मगर डार्विन की थ्योरी वो बहुत ज्यादा कंप्लीट थी, थोड़ी बहुत चीजों को छोड़ दे तो। डार्विन गेव नेचुरल सिलेक्शन एज द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन को दिया मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन की, नेचर जिसे सेलेक्ट करता है वही बचता है, और चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, नेचर को जो अच्छा लगता है नेचर उसे सेलेक्ट करता है और यही मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन होता है। डार्विन ने एक किताब लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, और ये किताब जो है 1859 में लिखी, पर हमने पूरी डेट लिख रखी है क्योंकि कई साल पहले, आप कह लीजिए 9-10 साल पहले किसी एग्जाम ने ये पूछा था, मेडिकल की एग्जाम ने पूरी डेट ही पूछ डाली थी। तो 24 नवंबर है ना 1859, 24 नवंबर 1859 को डार्विन की ये किताब पब्लिश हुई और ये बाइबल के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बन गई। सबसे ज्यादा लोग इसको बाइबल के पास पढ़ते थे। आप सोचिए उन्होंने कितने इंटरेस्टिंग तरीके से इस ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में चीजों को बताया कि आम आदमी भी पढ़ने के लिए मजबूर हुआ। ये बताता है कि लोग कितना ज्यादा, जो वेस्टर्न लोग हैं, कितना ज्यादा साइंस को वरीयता देते हैं, साइंस की किताबें पढ़ना चाहते हैं, दे वर इंटरेस्टेड इन साइंस बुक्स। तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाइबल के बाद सबसे ज्यादा बिकी और लोग डार्विन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए। ठीक है, मगर डार्विन खुद किससे इन्फ्लुएंस थे? काम करने के लिए कोई ना कोई गुरु तो चाहिए, किसी न किसी काम को देखकर तो इन्फ्लुएंस होता है। तो आप जरा देखिए, डार्विन वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ टी.आर. माल्थ्यूज एंड चार्ल्स लायल। ये दो लोग थे। वैसे तो कई लोग और भी लोगों के वर्क से वो प्रभावित थे, इंस्पायर्ड थे, but Darwin was greatly influenced by the work of T.R. Malthus and Charles Lyell. ये दो से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। टी.आर. माल्थूस ने लिखा था एन एसे ऑन पॉपुलेशन और चार्ल्स लायल ने लिखा था एन एसे ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ जूलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी। तो दोनों ने इसमें एवोल्यूशन की बात की थी। इन दोनों की बुक से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। स्पेशली अगर हम बात करें तो माल्थ्यूजियन थ्योरी से उनकी बुक से बहुत प्रभावित हुए वो। 1798 में इन्होंने किताब लिखी माल्थ्यूज जी ने, ठीक है, और वो फेमस है, propounded by T.R. Malthus in his famous book An Essay on Principles of Population। इसमें उन्होंने अपनी थ्योरी दी। तो डार्विन थ्योरी को सही से समझने से पहले हमें थोड़ा सा माल्थीजियन थ्योरी को समझना पड़ेगा। अगर हम इसे समझ गए तो डार्विन थ्योरी को हम आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि डार्विन थ्योरी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है माल्थीजियन थ्योरी पे, या आप कहिए उसी का एक्सटेंशन है। डार्विन ने उसी को सिंप्लीफाई कर दिया और उसमें कुछ नई चीजों को इंट्रोड्यूस कर दिया तो लोगों को ज्यादा समझ में आई। माल्थ्यूस जी अपनी थ्योरी में क्या कहते हैं, देखिए। माल्थ्यूस कहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट राइजेस एट अ फास्टर रेट देन द प्रोडक्शन ऑफ फूड और फूड सप्लाई। जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ती है एनिमल्स में, स्पेशली कुछ एनिमल जिनका ब्रीडिंग सीजन होता है तो धड़ाधड़ बढ़ती है, और वैसे भी फेवरेबल कंडीशन होती है तो पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती है, पर फूड सप्लाई उस तरह से नहीं बढ़ती। तो नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, अकॉर्डिंग टू माल्थ्यूस बाय नेचर ह्यूमन फूड इंक्रीजेज इन अ स्लो अर्थमेटिक रेशियो। तो हम लोग अगर ह्यूमन की बात करें तो फूड अर्थमेटिक रेशियो में, स्लो अर्थमेटिक रेशियो में वो इंक्रीज करता है। मैन हिमसेल्फ इंक्रीजेज इन क्विक जियोमेट्रिकल रेशियो अनलेस वांट एंड वाइस स्टॉप हिम। कहने का मतलब अगर हमसे रोके ना, कम ना करें, तो जो पॉपुलेशन है वो तो कैसे बढ़ रही है, वो ज्योमेट्रिकल रेशियो में बढ़ रही है बहुत तेजी से, और जो फूड सप्लाई है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। ऐसा ही हर एनिमल में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एनिमल है, जंगल में डियर है, और डियर जो है उसकी पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, ठीक है, या कोई भी एनिमल, कोई एक एनिमल हम ले लेते हैं, एनिमल है, इसकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी और बहुत सारे एनिमल्स इसने प्रोड्यूस कर दिए, मगर फूड सोर्स तो इस तरह से बढ़ेगा नहीं, फूड सोर्स लिमिटेड हो जाएगा। जब फूड सोर्स लिमिटेड हो जाएगा तो वही एनिमल जिंदा रह पाएंगे जो फूड सोर्स का बेटर यूटिलाइजेशन करेंगे। मान लो इन लोगों ने किया,
ये बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फूड रिसोर्सेज हुआ, ठीक है। ये एनिमल है जिनमें बेटर यूटिलाइजेशन हुआ, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, फूड का बेटर यूटिलाइजेशन हुआ, ये जिंदा बचेंगे। और ये ठीक फूड का बेटर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए या कमजोर थे, फूड नहीं खा पाए इनसे पहले, भाग नहीं पाए, पहुंच नहीं पाए, तो ये मर जाएंगे। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि नेचर कीप्स अ कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन, नेचर पॉपुलेशन पे कंट्रोल रखता है, ठीक है, वो पॉपुलेशन पे कंट्रोल रखता है, पॉपुलेशन को रोक के रखता है, चेक रखता है। केवल इतना ही नहीं, जो पॉपुलेशन है अगर उसे देखें तो सीजनल फ्लक्चुएशन के अलावा पॉपुलेशन हमेशा जो है ना वो कंट्रोल में रहती है, कंट्रोल में रहती है, चाहे वो फूड शॉर्टेज हो उसके बिना, या नेचर जो है बीमारियां लाता है उससे, या नेचर और चैलेंजेस लाता है, डिजीज, प्रेडेशन, इन सब से। इससे क्या होता है, पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती है। क्या मेरी बात आप समझे? तो माल्थीजियन थ्योरी में क्या बताया उन्होंने, अगर हम उसको देखें तो आप समझिए, पीछे आकर देखते हैं कि अगर मैं उन्हें डिवाइड करूं, कुछ पॉइंट्स में करना चाहूं डिवाइड, तो मैं इन्हें डिवाइड कर सकता हूं कुछ पॉइंट्स में। जैसे कि पहला, सबसे पहला कि पॉपुलेशन इंक्रीज, और वो ज्योमेट्रिकल रेशियो में बहुत एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है, पॉपुलेशन इंक्रीजेस, आप कह लीजिए एक्सपोनेंशियली, बहुत तेजी से इंक्रीज करती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नेचर कीप्स अ कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन, नेचर कीप्स कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन, नेचर पॉपुलेशन पर कंट्रोल करता है। नेचर पॉपुलेशन पर कंट्रोल करता है कैसे? बाय पोजिंग चैलेंजेस, बाय पोजिंग चैलेंजेस, ये चैलेंजेस पोज करता है, और जो भी पॉपुलेशन में नेचर के हिसाब से नहीं होते और वो खत्म हो जाते हैं, और वही बचते हैं जो नेचर जिनको सपोर्ट कर पाता है। कैसा चैलेंजेस? फूड शॉर्टेज, सबसे बड़ा फूड की कमी, डिजीज, डिजीज, प्रिडेशन, प्रिडेशन, और इतना ही नहीं, कैलेमिटी, नेचुरल कैलेमिटी, कई सारे डिजास्टर्स आते हैं, बाढ़ आती है और दूसरे तरह के डिजास्टर्स। तो नेचर कंट्रोल रखता है पॉपुलेशन पे। इसका मतलब चौथा पॉइंट ये हुआ कि पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। चौथा पॉइंट ये, रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आप सीजनल फ्लक्चुएशन की बात छोड़ दीजिए, तो कुछ सीजनल फ्लक्चुएशन को छोड़ दीजिए तो पॉपुलेशन ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे कि बारिश के सीजन में जो मॉस्किटोज हैं उनका जो है पॉपुलेशन साइज इंक्रीज कर जाता है, पर आप जानते हो जैसे थोड़ी ज्यादा गर्मी आती है या ठंड आती है वो मर जाते हैं। तो केवल ब्रीडिंग सीजन को उनके छोड़िए, सीजनल फ्लक्चुएशन को छोड़िए, तो नेचर पॉपुलेशन को ऑलमोस्ट कंट्रोल रखता है। इसका मतलब एक तरह से ये बात कर रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन की, जो बात डार्विन करेंगे आगे, ठीक है, ये उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो मेरे ख्याल से 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए। कोई डाउट है तो बताइए, वरना आगे हम डार्विन थ्योरी पे अब आते हैं, डार्विन थ्योरी पे आते हैं। डार्विन थ्योरी को फिर डिस्कस करें हम। यस सर। यस सर। ठीक है, क्या मेरा वॉल्यूम कम है? आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, वॉल्यूम तो मैंने फुल कर रखा है। ठीक है, अब देखिए समरी ऑफ डार्विन्स थ्योरी, ठीक है। A species is a population of organisms that interbreed and has fertile offspring, ठीक है। स्पीशीज की डेफिनेशन तो जॉन रे ने दी थी सबसे बढ़िया। इन्होंने कहा कि स्पीशीज ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, वही स्पीशीज होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड डिसेंडेड विद मॉडिफिकेशन फ्रॉम स्पीशीज दैट लिव्ड बिफोर देम। सेकेंड पॉइंट से एवोल्यूशन की बात होती है कि आज जो ऑर्गेनिज्म जिंदा हैं वो उनसे डिसेंड हुए हैं जो पहले थोड़े अलग थे। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज डिसेंडेड विद मॉडिफिकेशन, वो उनसे बने हैं मॉडिफिकेशन के साथ, फ्रॉम स्पीशीज दैट लिव्ड बिफोर देम, उन स्पीशीज से जो उनसे पहले आते हैं उससे नई लिविंग ऑर्गेनिज्म, नई स्पीशीज बनी है,
क्योंकि उनमें मॉडिफिकेशंस हुए, जैसा कि लेमार्क ने भी बताया। नेचुरल सिलेक्शन एक्सप्लेन्स हाउ दिस एवोल्यूशन हैज हैपेंड, और नेचुरल सिलेक्शन इसको एक्सप्लेन करता है कि ये जो एवोल्यूशन हुआ ये कैसे हुआ, ये आपको डार्विन की थ्योरी में मिलता है। ठीक है, अब क्या चीज है, पहला पॉइंट देखिए, मोर ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड देन कैन सर्वाइव बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। देखिए ये माल्थीजियन थ्योरी की झलक आपको इसमें मिल गई, वही बता रहे हैं एकदम ये, कि ज्यादा ऑर्गेनिज्म बनते हैं, जितने यहाँ पर सपोर्ट किए जा सकते हैं उससे ज्यादा ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, तो सरवाइव कुछ ही करते हैं क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, मीनवाइल मैं आपको बता दूं कि अगर मीटिंग ओवर हो जाए तो आप रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी इसको खत्म होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ज्यादा ऑर्गेनिज्म बनते हैं जितने सरवाइव कर सकते हैं, सरवाइव कम करते हैं क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल फॉर द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल करते हैं नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए कि हम जिंदा रह पाए, और इसीलिए कंपटीशन होता है रिसोर्सेज के लिए, वो अब कंपटीशन करते हैं। अब क्या होता है जब कंपटीशन करते हैं, इंडिविजुअल्स विद इन द पॉपुलेशन वेरी इन देयर ट्रेड्स, सम ऑफ द ट्रेड्स आर हेरिटेबल पास्ड ऑन टू ऑफस्प्रिंग्स। इन्होंने कहा कि पॉपुलेशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो सब अलग अलग होते हैं, इसका मतलब उनमें वेरिएशंस होते हैं, उनके ट्रेड्स अलग अलग होते हैं, कोई ज्यादा तेज भागता है, कोई ज्यादा चालाक होता है, किसी में कोई खूबी, किसी में कोई कमजोरी, सब एक जैसे नहीं होते पॉपुलेशन में, सब में डिफरेंसेस होते हैं। और इनमें से कुछ ट्रेड्स, इन्होंने सबको नहीं कहा, कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो ऑफस्प्रिंग में पास हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल डियर को अगर आप देखिए तो डियर बहुत तेज भागता है, और अपने बच्चों में भी ये जीन वो पास करता है, कौन सा, तेज भागने वाला। मगर उसी पॉपुलेशन ऑफ डियर में सब तेज भाग रहे हैं तो सब तो फर्स्ट नहीं आ सकते ना, कोई ना कोई होगा जो कंपैरेटिवली कमजोर होगा, पीछे रह जाएगा हर्ड में, और जो पीछे रह जाएगा वही शिकार बन जाएगा, शेर और दूसरे प्रेडेटर्स उसे ही खा जाएंगे। इसका मतलब वो पॉपुलेशन से वाइप आउट हो जाएगा। तो पॉपुलेशन से जो वाइप आउट हुआ वो अपने ट्रेड्स की वजह से हुआ, क्योंकि उसमें भागने की शक्ति और लोगों के कंपैरिजन में नहीं थी, इसीलिए वो मर गया। तो इसका मतलब सरवाइव वो करेगा जिसके ट्रेड सुपीरियर होंगे अकॉर्डिंग टू नेचर। नेचर कौन है यहाँ पे, नेचर है वो प्रेडेटर, वो डिसाइड करेगा कौन सरवाइव करेगा। आगे देखिए, some variants are better adapted to survive and reproduce under local condition than other। कुछ ऐसे वेरिएंट्स हैं जिनके बेटर चांसेस होते हैं सर्वाइवल के, वो सर्वाइव कर लेते हैं, और जो सर्वाइव करेगा वही रिप्रोड्यूस करेगा, और जो रिप्रोड्यूस करेगा उसी की प्रेजेंसी आगे बचेगी, दूसरे की नहीं बचेगी। मतलब डियर का एग्जांपल अगर हमने, तो जो तेज भागता है, जो बच गया प्रेडेटर से, वो जिंदा रहेगा, वो बच्चे प्रोड्यूस करेगा, उसके बच्चे भी कंफर्टेबली तेज भागेंगे, वो जिंदा रहेंगे, वो बच्चे प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब है तेज भागने वाले जो डियर हैं धीरे धीरे नेचर में इवॉल्व होते चले जाएंगे, जो ज्यादा तेज भागते हैं, जो धीरे भागते हैं वो खत्म होते चले जाएंगे, और बाद में शिकार करना मुश्किल होगा उनका। अब देखिए, बेटर एडाप्टेड इंडिविजुअल्स, बेटर एडाप्टेड इंडिविजुअल्स, ठीक है, द फिट एनफ, उसे टर्म दिया गया फिट एनफ, जो फिट है नेचर में रहने के लिए, आर मोस्ट लाइकली टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस देयरबाय पासिंग ऑन कॉपीज ऑफ देयर जीन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो बेटर एडाप्टेड है वो बचेंगे और वो अपनी कॉपी को नेक्स्ट जनरेशन में पास कर देंगे। स्पीशीज हुज इंडिविजुअल्स आर बेस्ट एडाप्टेड सर्वाइव एंड अदर बिकम एक्सटिंक्ट। जो बेस्ट एडाप्टेड है वो सर्वाइव करते हैं, और जो दूसरे हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ऐसा ही डार्विन थ्योरी बता रही है। और जो बच जाते हैं असल में वो उनके अंदर, क्योंकि समय के साथ चेंजेस आए, बेटर होते गए, उसी से नई स्पीशीज बनती है, ऐसा डार्विन ने कहा। बाकी और मैं आपको समझाता हूँ पॉइंट नेक्स्ट स्लाइड में। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं चार्ल्स डार्विन के बारे में और एल्फ्रेड के बारे में, वो भी जरूरी है। 1809 में